सोचिए, भारत का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है। जी हाँ, 50 साल से भी ज्यादा के वक्त में पहली बार वो लकीरें फिर से खींची जाएंगी जो ये तय करती हैं कि पॉलिटिकल पावर आखिर किसके हाथ में होगी। अब जाहिर है, ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे देश के फ्यूचर को, उसके भविष्य को शेप कर सकता है, और इसमें एक जबरदस्त बहस को जन्म दे दिया है। चलिए इस पर और बात करते हैं। ये जो मैप है ना, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये पावर का मैप है और एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डीलिमिटेशन। और ये इसे पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। ये बस बाउंड्रीज को इधर उधर करना नहीं है, नहीं, ये पावर के पूरे बैलेंस को बदलने की बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीलिमिटेशन है क्या? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? लेकिन असल में ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की नींव का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, डीलिमिटेशन का जो आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। इसका मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को फिर से बनाना, उन्हें रीड्रॉ करना। और इसका मकसद बस एक, ये पक्का करना कि हर एक वोट की वैल्यू, हर एक वोट का वजन लगभग बराबर हो। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो प्रिंसिपल है, ये हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये फेयर रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद है। इसका काम बस इतना है कि पॉपुलेशन में जो बदलाव आते हैं, उनकी वजह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई बड़ी इनइक्वालिटी पैदा ना हो जाए। देखिए, होता क्या है, टाइम के साथ कहीं आबादी बढ़ती है तो कहीं स्टेबल रहती है। डीलिमिटेशन बस इसी बैलेंस को बनाए रखने का एक तरीका है। लेकिन एक मिनट, अगर ये प्रोसेस इतना ही जरूरी है तो फिर इसे अचानक रोक क्यों दिया गया? यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जब एक सॉल्यूशन ने ही एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1952, 1963 और 1973 में हर सेंसस यानी हर जनगणना के बाद रेगुलरली डिलिमिटेशन होता था, बिल्कुल एक रूटीन की तरह। लेकिन फिर आया साल 1976 और 42nd अमेंडमेंट। ये वो मोमेंट था जब पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट करने के लिए 1971 के सेंसस के बेस पर हर स्टेट की सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। और फिर 2001 में 84th अमेंडमेंट ने इस फ्रीज को 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस तक के लिए और आगे बढ़ा दिया। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों किया गया? वजह बड़ी दिलचस्प थी। ये फ्रीज उन स्टेट्स को, खासकर सदर्न स्टेट्स को, एक तरह से पनिश होने से बचाने के लिए था, क्योंकि इन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को बहुत सक्सेसफुली लागू किया था। अब जरा सोचिए, अगर सीटों का बंटवारा नई पॉपुलेशन के हिसाब से होता तो कम बर्थ रेट वाले स्टेट्स अपनी पॉलिटिकल पावर खो देते, है ना? इसी को डेमोग्राफिक पेनल्टी कहा गया। और इसी 50 साल के फ्रीज ने आज एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया है, एक ऐसी खाई जिसे हम अब नॉर्थ साउथ डिवाइड के रूप में देख रहे हैं। तो इस 50 साल के फ्रीज का असर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1971 से अब तक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एवरेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये ग्रोथ नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे राजस्थान और बिहार में सबसे तेज रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि वक्त के साथ रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। अब असली सवाल, जब ये फ्रीज खत्म होगा तो क्या होगा? जो अनुमान हैं वो बताते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नॉर्थ के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को पॉलिटिकल क्लाउड में जबरदस्त फायदा होगा। मतलब उनकी सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और इसके ठीक उलट सदर्न स्टेट्स अपनी डेवलपमेंटल सक्सेस के बावजूद पार्लियामेंट में अपने असर को कम होता हुआ देखेंगे। तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों की सीटों में या तो बहुत मामूली बढ़ोतरी होगी या शायद बिल्कुल भी नहीं, जिससे पावर में उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। और जानते हैं, साउथ के नेताओं ने इस सिचुएशन को डेमोक्लिस स्वॉर्ड यानी सिर पर लटकती तलवार तक कहा है। ये जो नंबर्स हैं, ये पावर में आने वाले शिफ्ट को और भी साफ कर देते हैं। प्रोजेक्शंस के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 37 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, जबकि केरला को एक भी नहीं, 0। अब आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल आखिर क्यों है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार के नए प्रपोजल्स क्या हैं, और क्या वो इस नॉर्थ साउथ डिवाइड की खाई को पाट पाएंगे? चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रपोजल है पार्लियामेंट का साइज ही बढ़ा देना, मतलब लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 कर दिया जाए। अब इसके पीछे आइडिया ये है कि इससे नॉर्दर्न स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा और साथ ही ये भी पक्का होगा कि सदर्न स्टेट्स अपनी सीटों की मौजूदा संख्या न खोएं। कह सकते हैं एक तरह से सबको खुश रखने की कोशिश। इस पैकेज में कुछ और भी खास बातें हैं। पहली, डिलिमिटेशन के लिए नए सेंसस का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे 2011 के सेंसस डेटा पर ही बेस्ड किया जाएगा। दूसरी बात, इसी डिलिमिटेशन के बाद जिसका हम सबको इंतजार था, 33% विमेंस रिजर्वेशन को 2029 के इलेक्शंस तक लागू करने का टारगेट है और साथ ही एससी और एसटी के लिए भी कोटा को रिवाइज किया जाएगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पेज है। क्रूशल पॉइंट ये है कि डिलिमिटेशन को शुरू करने के, उसे ट्रिगर करने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव आ रहा है। पहले क्या होता था, संविधान के हिसाब से हर सेंसस के बाद ये ऑटोमेटिकली होता था, लेकिन अब इसे पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजॉरिटी वोट से ट्रिगर किया जा सकेगा। अब ये प्रोसेस को ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो बनाता है, पर ये इसे और ज़्यादा पॉलिटिकल भी बना सकता है। तो इन सब बदलावों के बीच भारत का जो नाजुक फेडरल बैलेंस है, वो कहाँ खड़ा होगा? फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है, वो इस पूरी डिबेट के बिल्कुल सेंटर में है। असल में ये पूरी बहस दो कोर डेमोक्रेटिक आइडियाज के बीच एक टेंशन पर आकर टिक जाती है, जो अब सीधे सीधे टकराव में है। एक तरफ है फेयर रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत और दूसरी तरफ है फेडरल बैलेंस, जिसमें उन स्टेट्स के हितों को भी बचाना है जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट में इतना बड़ा योगदान दिया है। तो आखिर में अगला डिलिमिटेशन सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, नहीं, ये भारत की फेडरल मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि भारत डेमोक्रेसी को सजा दिए बिना डेवलपमेंट को रिवॉर्ड कैसे कर सकता है। इस सवाल का जवाब ही हमारे रिपब्लिक के भविष्य की दिशा तय करेगा।